स्वागत है आप सभी का समसमाई घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर 23 मई 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से लिए गए सवाल यहाँ पर देखा जाए अपने इस वीडियो क्लास में हम लोग समाहित करेंगे। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जिनसे संबंधित सवाल आपकी परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। आज हम उन दिवस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले दिवस से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं राष्ट्रमंडल दिवस 2026। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि जो राष्ट्रमंडल दिवस होता है ये हर साल कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर बात करते हैं 24 मई का जो दिन होता है इसको राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। ठीक, ये आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका सवाल है। राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को मनाया जाता है। देखते हैं राष्ट्रमंडल दिवस भारत सहित कई देशों में प्रत्येक वर्ष 24 मई को मनाया जाता है। यह दिवस पूर्व में देखा जाए तो एम्पायर डे के रूप में मनाया जाता था। पहले इसको किस रूप में मनाते थे? एम्पायर डे के रूप में मनाते थे। और यहाँ पर देखा जाए जो महारानी विक्टोरिया थी उनकी जयंती से भी जुड़ा हुआ है। यानी कि ये दिन जो होता है 24 मई का दिन, ये महारानी विक्टोरिया की जयंती भी होती है। पहले इसको देखा जाए एम्पायर डे के रूप में मनाते थे, लेकिन अब राष्ट्रमंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 मई का दिन राष्ट्रमंडल दिवस होता है। ठीक है, राष्ट्रमंडल देशों के बीच में देखा जाए लोकतंत्र, विकास, शिक्षा, सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। यहाँ पर बात करें वर्तमान में राष्ट्रमंडल संगठन में एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ओशनिया क्षेत्र के अनेक सदस्य देश सम्मिलित हैं। ठीक है, यह दिवस सदस्य देशों के साझा इतिहास, मूल्यों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया राष्ट्रमंडल दिवस। आगे चर्चा करते हैं अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के बारे में। ठीक है, अब अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है यहाँ पर बात करते हैं। जो 22 मई का दिन होता है इसको अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मई को जैव विविधता संरक्षण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। अब इसका थीम आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, जब भी कोई महत्वपूर्ण दिवस होता है तो उसमें एक खास बात होती है, कौन कौन से दिवस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, देखा जाए जो पर्यावरण से संबंधित दिवस होता है, साथ साथ में जो नए दिवस घोषित किए जाते हैं वो, यूएन के द्वारा जो दिवस मनाया जाता है वो, या फिर कोई ऐसा दिवस जो किसी विशिष्ट संगठन से जुड़ा हुआ है, तो वो दिवस आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखा जाए ये जो जैव विविधता दिवस है आपके पर्यावरण से संबंधित है, इस वजह से ये सवाल आपके परीक्षा में कई बार पूछा भी जा चुका है। ठीक, थीम याद रखिएगा। इसका थीम क्या है 2026 के लिए? एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट। ठीक है, एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इंपैक्ट, ये इसका थीम है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 का। कब मनाया गया? 22 मई को मनाया गया था। बात करें इस विषय का उद्देश्य स्थानीय समुदायों, शहरों और व्यक्तिगत स्तर पर संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। यहाँ पर बात करते हैं ये जो दिवस होता है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क जैसे अंतरराष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में स्थानीय भागीदारी के महत्व को रेखांकित करता है। ठीक है, बात करें यहाँ पर जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन संतुलन, खाद्य सुरक्षा, जलवायु स्थिरता और पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। यहाँ पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा यह दिवस प्रत्येक संसाधन के सतत उपयोग और संरक्षण के प्रति वैश्विक सहयोग को प्रोत्साहित करने के हेतु मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये पॉइंट्स आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आगे देख लेते हैं एक अन्य दिवस, अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। चर्चा करते हैं कब मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस। यह अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस हर साल देखा जाए 21 मई को मनाया जाता है। ठीक है, 21 मई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिवस घोषित किया गया, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल 21 मई का दिन होता है, इसको अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य चाय के सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक महत्व को बढ़ावा देना है। 2026 के लिए थीम क्या है? थीम है इसका सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज। सस्टेनिंग टी सपोर्टिंग कम्युनिटीज, ये इसका थीम है। इस थीम को आप याद रखिएगा। यहां पर बात करते हैं यह इस दिवस का उद्देश्य टिकाऊ चाय उत्पादन, निष्पक्ष व्यापार और चाय श्रमिकों तथा छोटे उत्पादकों के कल्याण को प्रोत्साहित करना है। अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस पहली बार 15 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में मनाया गया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि पहली बार कब मनाया गया था और कहां पर मनाया गया था, तो 15 दिसंबर 2005 को नई दिल्ली में मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 में 21 मई को आधिकारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस घोषित किया था और इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO के द्वारा किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026। अब ये जो विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये कब मनाया जाता है मेट्रोलॉजी दिवस? तो ये 20 मई का जो दिन होता है इसको मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में मनाते हैं हर साल। ठीक है, याद रखिए विश्व मेट्रोलॉजी दिवस प्रत्येक वर्ष 20 मई को मापन विज्ञान के महत्व को रेखांकित करने के लिए मनाया जाता है। ठीक, यहां पर देखा जाए 2026 के लिए इसका थीम क्या है, दिवस जब भी आप याद करें ना तो दिवस कब मनाया जाता है और उसका मुख्य विषय क्या है उसको आपको याद रखना है। यहां पर देखा जाए मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, ये इसका थीम है। थीम याद रखिएगा, मेट्रोलॉजी बिल्डिंग ट्रस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, ये थीम है विश्व मेट्रोलॉजी दिवस 2026 का।
ठीक है। यहां पर देखा जाए ये दिवस मीटर कन्वेंशन की स्मृति में मनाया जाता है तथा इसकी स्थापना 1991 में देखा जाए CIPM के द्वारा की गई थी। CIPM के द्वारा की गई थी। यहां पर देखा जाए इसका आयोजन अंतरराष्ट्रीय कानूनी मेट्रोलॉजी संगठन यानी कि OIML और अंतरराष्ट्रीय भार एवं माप ब्यूरो यानी कि BIPM के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। ठीक है। जो पहला विश्व मेट्रोलॉजी दिवस था ये कब मनाया गया था? तो 20 मई सन 2000 को मनाया गया था। और देखा जाए यहां पर तो 2023 में यूनेस्को ने 20 मई को आधिकारिक रूप से विश्व मेट्रोलॉजी दिवस घोषित किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा, यूनेस्को के द्वारा देखा जाए 20 मई का जो दिन होता है इसको विश्व मेट्रोलॉजी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा नहीं। ठीक, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है वायु अस्त्र के बारे में। सूर्य अस्त्र के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, अब वायु अस्त्र के बारे में चर्चा करते हैं। वायु अस्त्र 1, यहां पर देखा जाए लाइटरिंग म्यूनिशन, ठीक है, म्यूनिशन का सफल परीक्षण। वायु अस्त्र 1 लाइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया गया है। रक्षा निर्माण कंपनी नाइब लिमिटेड, किसके द्वारा? नाइब लिमिटेड ये कंपनी है, इसने क्या किया है? यहां पर देखा जाए वायु अस्त्र 1 लाइटरिंग म्यूनिशन का सफल परीक्षण किया है जिसका परिचालन क्षमता 100 किलोमीटर तक का है। यहां पर देखा जाए ये परीक्षण कहां पर किया गया था? पोखराल राजस्थान में किया गया तथा जोशीमठ मलारी उत्तराखंड में किया गया। 2 जगह से यह परीक्षण किया गया था जिनमें बहुभौगोलिक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। यहां पर देखा जाए यह परीक्षण नो कॉस्ट नो कमिटमेंट मॉडल के अंतर्गत किया गया है जिसमें सभी तकनीकी एवं परिचालन खर्च जो होगा ये नाइब लिमिटेड ने वहन किया था। यानी कि नो कॉस्ट नो कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट नहीं और ना ही नो कॉस्ट, सेना के द्वारा वहन किया जाएगा। यहां पर जो भी कॉस्ट था वो किसके द्वारा वहन किया गया? ये सब जिस कंपनी ने बनाया है नाइव लिमिटेड उसी ने वहन किया है। यहां पर देखा जाए वायु अस्त्र 1 प्रणाली का विकास इजराइल की, यहां पर देखा जाए एलिबिट सिस्टम, ठीक, एलिबिट सिस्टम, जिस प्रकार से जो सूर्यास्त्र था, ठीक, सूर्यास्त्र था ये पल्स तकनीकी पर विकसित था, उसी प्रकार से देखा जाए ये एल्बिट सिस्टम पर विकसित है। ठीक है, एल्बिट सिस्टम के सहयोग से इसको विकसित किया गया है वायु अस्त्र 1 को। यहां पर चर्चा करें, भारतीय सेना ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के तहत इस लंबी दूरी के कामिकाज़ी ड्रोन की क्षमता एवं इसका देखा जाए मानकों का मूल्यांकन किया। अप्रैल 2026 में पोखराण के रेगिस्तान तथा रात्रि परीक्षण जोशीमठ में उच्च ऊंचाई सहन शक्ति परीक्षण इसका सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। ठीक, तो यहां पर याद रखिएगा वायु अस्त्र, बेसिकली वायु अस्त्र 1 जो है इसका मतलब इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? नाइव लिमिटेड के द्वारा किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि ऐसे सवाल साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चंद्रयान 3 मिशन को मिला 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार। ठीक है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार किसको प्रदान किया गया 2026 के लिए? चंद्रयान 3 मिशन को प्रदान किया गया। यहां पर देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को अमेरिका के अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एरोनॉटिक्स के द्वारा 2026 गोडार्ड एरोनॉटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहां पर देखा जाए यह पुरस्कार ASC, ठीक, ASC एंड 2026 सम्मेलन के दौरान वाशिंगटन DC में प्रदान किया गया। यहां पर देखें तो भारत के अमेरिका स्थित राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने इसरो की ओर से यह सम्मान ग्रहण किया। चंद्रयान 3 मिशन जो था यह 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट विश्व की पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग के लिए सम्मानित किया गया है। यहाँ पर बात करते हैं, इस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में मिट्टी के महत्वपूर्ण रासायनिक तत्वों की पुष्टि की तथा भविष्य के मानव मिशनों हेतु वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध कराए थे। यहाँ पर देखें तो इस उपलब्धि के साथ भारत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया था और जो दक्षिणी ध्रुव है चंद्रमा का वहां पर सफल लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली खबर क्या है? एशियाई उत्पादकता संगठन की 68वीं गवर्निंग बॉडी की बैठक कहां पर की गई? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। ठीक, याद रखिएगा जो एशियाई उत्पादकता संगठन है, एशियाई उत्पादकता संगठन यानी शॉर्ट में आपको APO लिखा हुआ मिलेगा, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी बैठक कहां पर आयोजित की गई? 68वीं गवर्निंग बॉडी की मीटिंग कहां पर आयोजित की गई थी? न्यू दिल्ली में। चर्चा करते हैं। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में एशिया उत्पादकता संगठन यानी कि APO की 68वीं गवर्निंग बॉडी बैठक का उद्घाटन किया। बैठक में एशिया प्रशांत क्षेत्र की उत्पादकता आधारित प्रगति की, यहां पर देखा जाए APO विजन 2030 के अंतर्गत सदस्य देशों की उपलब्धियों में सुधारों की समीक्षा की गई। ठीक है,
यहां पर बात करते हैं प्रतिनिधियों ने 2027-28 बजट, महासचिव चुनाव प्रक्रिया में सुधार तथा 2026-27 कार्यकाल के लिए नेतृत्व चुनावों पर चर्चा भी की। कार्यक्रम में बात करें तो अशोक पंजरवानी को एपीओ नेशनल अवार्ड फॉर प्रोडक्टिविटी एडवोकेट्स तथा बाकुल लंबिसिया को देखा जाए एपीओ नेशनल अवार्ड फॉर प्रोडक्टिविटी टेक्निकल एक्सपर्ट से सम्मानित भी किया गया। ठीक है, यहां पर बात करते हैं राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद विशेष सम्मान पुरस्कार किसको दिया गया? विदुषी मित्तल को दिया गया जो राजस्थान से है, वहीं पर अंशुल मल्होत्रा को भी दिया गया जो हिमाचल प्रदेश से है, और उत्तर प्रदेश के अखंड प्रताप सिंह को प्रदान किया गया है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद विशेष सम्मान से सम्मानित उत्तर प्रदेश के व्यक्ति कौन है? इनका नाम है अखंड प्रताप सिंह। चलिए देखते हैं। वर्ष 1961 में स्थापित एपीओ एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 सदस्य देशों का अंतर सरकारी संगठन है जिसका मुख्यालय कहां पर है? टोक्यो जापान में है। तो आपको देखा जाए यहां पर स्टैटिक जीके का भी एक पॉइंट पता चल गया है कि ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहां पर है? ठीक, इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है टोक्यो में, टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया। यहां पर देखा जाए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का निधन हो गया है। चर्चा करते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता मेजर जनरल सेवानिवृत्त भुवन चंद्र खंडूरी का 19 मई 2026 को देहरादून में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। देखा जाए तो उनका उपचार मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में चल रहा था और उनके पुत्र देखा जाए मनीष खंडूरी ने उनके निधन की पुष्टि की। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए भुवन चंद्र खंडूरी भारतीय सेना में मेजर जनरल पद तक पहुंचे और अनुशासित नेतृत्व तथा स्वच्छ छवि के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, 2007 से 2009 तक तथा 2011 से 2012 तक वे 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। साथ ही साथ देखा जाए गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी निर्वाचित हुए हैं। और यहां पर बात करते हैं सबसे खास बात क्या हो जाता है? ऋतु खंडूरी। ठीक, ऋतु खंडूरी, वो देखा जाए ऋतु खंडूरी भुवन चंद्र खंडूरी की वाइफ थी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। सौरभ विजय बने यूआईडीएआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी। यूआईडीएआई के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बन गए? इनका नाम क्या है? सौरभ विजय। चलिए देखते हैं खबर क्या है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सौरभ विजय ने 18 मई 2026 को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया है। वह महाराष्ट्र कैडर के 1998 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जहां पर देखा जाए राज्य एवं केंद्र सरकार में व्यापक प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं। देखा जाए यूआईडीएआई विश्व की सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम आधार के संचालन एवं प्रबंधन करता है। सौरभ विजय आईआईटी दिल्ली के सिविल इंजीनियरिंग के से स्नातक भी रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए उन्होंने वित्त, योजना, पर्यटन, चिकित्सा, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा लोक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में कार्य भी किया है। उनकी नियुक्ति को भारत के डिजिटल गवर्नेंस तथा आधार आधारित सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अपने आज के इस करंट अफेयर के अंतिम बिंदु पे चर्चा करें तो सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। यहां पर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज संक्रमित, असाध्य रूप से बीमार अथवा अत्यधिक खतरनाक आवारा कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान की है। ठीक, देखा जाए तो यह निर्णय न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया की पीठ के द्वारा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत ये इच्छा मृत्यु जो है कुत्तों की उसको मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यहां पर जो 3 जजों की बेंच बैठी थी उस 3 जजों की बेंच में कौन कौन सम्मिलित थे? याद रखिएगा विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजरिया सम्मिलित थे। आगे चर्चा करते हैं। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में निर्णय योग्य पशु चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह से ही निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार यहां पर लिया जाएगा निर्णय। चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों, अस्पतालों और अन्य संवेदनशील सार्वजनिक स्थलों से आवारा कुत्तों को हटाने के अपने पूर्व आदेश को भी बरकरार रखा है। राज्य को प्रत्येक जिले में एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल केंद्रों को मजबूत करने और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ देखा जाए इस निर्णय का उद्देश्य सार्वजनिक सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन को बनाए रखना है। ठीक है, तो यहां पर जो सार्वजनिक सुरक्षा है और साथ ही साथ में देखा जाए जो पशु कल्याण है उसके बीच संतुलन को किस प्रकार से संतुलन बनाया जाए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि जो आवारा कुत्ते, खतरनाक आवारा कुत्ते, उनकी इच्छा मृत्यु को मंजूरी प्रदान कर दी है। और इसके लिए खास बात यह है कि ये जो निर्णय है, ठीक, ऐसे मामलों में जो निर्णय लेगा वो योग्य पशु चिकित्सा विशेषज्ञ ही लेगा। चलिए अब चलते चलते कुछ प्रश्न है, इनका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वायु अस्त्र वन लाइटरिंग म्यूनिशन का विकास किस कंपनी के सहयोग से किया गया? बोइंग,
लॉकहीड मार्टिन, एल्बिट सिस्टम्स या राफेल एडवांस सिस्टम। ठीक है, तो आपको बताना है किस कंपनी के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ट्यूरिंग अवार्ड, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड, नोबेल पुरस्कार या कॉस्मोस अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियाई उत्पादकता संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? सियोल, बीजिंग, बैंकॉक या टोक्यो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, यूआईडीएआई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? विनय क्वात्रा, सौरभ विजय, संजय मल्होत्रा या अशोक पंजरवानी। और अंतिम सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने किन आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु को अनुमति प्रदान की है? सभी आवारा कुत्तों को, केवल बूढ़े आवारा कुत्तों को, रेबीज संक्रमित एवं अत्यधिक खतरनाक आवारा कुत्तों को या पालतू कुत्तों को? ठीक है, तो आप बताइएगा, ये 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? और डेली देखा जाए शाम को 7:30 बजे हमारी क्लास आ जाती है, जिसमें बाइलिंगुअल कंटेंट पर करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर होते हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। इस वीडियो की क्लास पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के पिन कमेंट को चेक करिएगा, वहां से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली आपको क्लास पीडीएफ, डेली क्लास टेस्ट, साथ साथ में देखा जाए तो महीने का कंपाइल पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाता है और महीने के एंड में देखा जाए 100 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट भी आपसे लिया जाता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको प्रदान की जाती हैं। सारी सुविधाओं को अवेल करने के लिए आप इस वीडियो के पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से आप हमारा जो मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।